हाय एवरीवन। पिछले 3 वीडियो में मैंने पल्सेटिला के बारे में बात किया था और उसके कुछ मेंटल एस्पेक्ट आप लोगों के साथ साझा किया था। और ये जो वीडियो है इसके थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो को भी मैं पल्सेटिला से ही कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि पल्सेटिला एक बहुत ही डीप एक्टिंग और बेहतरीन मेडिसिन है और एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान बहुत ज़्यादा उपयोग होती है। तो आइए कुछ मेंटल एस्पेक्ट और जानते हैं कुछ सिम्टम्स के द्वारा, ताकि पल्सेटिला को समझने में आपको और आसानी हो। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। I am Dr. Monica Gupta. I am third generation homeopath of my family, working as medical officer under Bihar government, and also I am practicing homeopathy for more than 17-18 years. सो कमिंग टू द टॉपिक, यानी पल्सेटिला के कुछ मेंटल एस्पेक्ट को ढूंढने से खंगालने से पहले ये सिम्टम आप जानिए, जिसमें कहता है कि नीड्स सपोर्ट ऑफ फैमिली मेम्बर ऑफ पीपल हु सी लव्स। जिसको वो प्यार करती है उससे उसे सपोर्ट चाहिए, वो चाहती है कि वो लोग उसका सपोर्ट करें। केयर बिकॉज देयर इज़ फियर ऑफ बीइंग एबंडेंट। एबंडेंट मतलब कि छोड़ देना। तो वो केयर करती है दूसरे का, कहने का मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स का। क्यों? क्योंकि उसे ये भय रहता है, फियर ऑफ बीइंग एबंडेंट, यानी कि लोग मुझे छोड़ देंगे अगर मैं उनका केयर नहीं करूँगी या करूँगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे, मैं नेग्लेक्टेड हो जाऊँगी। इस भय से वो क्या करती है कि दूसरे का केयर करती है। तो केयरफुलनेस में, केयरनेस में अगर ये रुब्रिक है तो आपको अपने पेशेंट में देखना होगा कि वो जो केयर करता है वो निस्वार्थ भाव से करता है या कोई स्वार्थ है उसके अंदर। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन होता है, यही डिफ्रेंशिएशन आपको हेल्प करेगा अपने मेडिसिन के सिलेक्शन में। केयर पल्सेटिला भी कर रहा है, कॉस्टिकम भी केयर करता है, बहुत सारी अदर मेडिसिन भी हैं, लेकिन हर मेडिसिन का अपना क्या होता है कि एक मंतव्य होता है, एक कॉज होता है। यानी कि जब हम कहते हैं कि होम्योपैथी में कॉज ढूंढा जाता है तो वो सिर्फ डिज़ीज़ के लिए ही कॉज नहीं ढूंढा जाता है। कोई भी बात है, अगर पेशेंट में कोई भी सिम्टम नज़र आता है तो उसके पीछे क्या कारण है, ये कारण अगर आपको पता चल जाता है देन आपके लिए मेडिसिन का सिलेक्शन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यही जो एक आर्ट है कि आपको अपने पेशेंट में यही चीज़ ढूंढना है, ये कॉजेटिव फैक्टर ढूंढना रहता है कि ये जो लक्षण आ रहा है मेरे पेशेंट में, चाहे वो मेंटल एस्पेक्ट का हो या फिज़िकल एस्पेक्ट का हो, ये कहाँ से आ रहा है, इसके होने का क्या कारण हो सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया ये सिम्टम कि पेशेंट बहुत केयरफुल होता है, केयरनेस होता है, वो अपने परिवार का बहुत केयर करता है, तो फिर इसमें आप देखेंगे, पूछेंगे, समझेंगे, खंगालेंगे कि ये जो केयरफुलनेस है ये क्यों है हमारे पेशेंट में। अगर पेशेंट बोलती है या उसके बातों से ये आपको समझ में आता है कि नहीं, उसे ये भय है भीतर से कि लोग उसे नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, इस भय से वो अपना काम करती है, तो पेशेंट आपको बताएगी कि मैम ऐसा लगता है कि मैं अगर काम नहीं करूँगी तो मुझे घर में प्यार नहीं मिलेगा, दूसरे को प्यार मिल जाएगा, मुझे वो मान सम्मान सत्कार नहीं मिलेगा, ऐसा भी पेशेंट बोल सकती है। तब आप यहाँ पे पल्सेटिला के बारे में सोच सकते हैं। Behind this, it is her greed, jealousy and desire to get all attention on oneself. इसके पीछे, यानी उसका जो केयरफुलनेस है उसके पीछे उसका मंतव्य क्या रहता है? उसका मंतव्य रहता है जो मैंने आपको बताया कि फियर है, बीइंग नेग्लेक्टेड, बीइंग एबंडेंट, और साथ में ग्रीड एंड जेलसी। जहाँ पे आपको एलिमेंट में भी ये सिम्टम मिलेगा, एलिमेंट फ्रॉम जेलसी। दूसरों से जलन करके खुद, मतलब उसे जो दूसरे को अगर कोई चीज़ मिल रहा है तो उससे इस बात का जेलसी रहता है कि वो मुझे क्यों नहीं मिला, खुद के लिए उसे वो चीज़ चाहिए, है ना। तो ये जो जेलसी की भावना है ये उसमें रहती है, और साथ में रहता है कि एलिमेंट फ्रॉम बीइंग नेग्लेक्टेड, यानी कि उसका जो भी कंप्लेन होता है
वो सबके लिए कर रही है, लेकिन अगर जब उसे नेग्लिजेंसी मिलती है, उसको कोई प्यार नहीं करता या फिर नेग्लेक्ट करता है, तब उसकी जो तकलीफ़ें हैं वो बढ़ जाती हैं। तो एलिमेंट का मतलब होता है कि तकलीफ़ उसकी क्यों बढ़ती है, कॉजेशन, वो हुआ एलिमेंट। तो यहाँ पे है कि एलिमेंट फ्रॉम बीइंग नेग्लेक्टेड, यानी कि जब उसे नेग्लिजेंसी मिलती है तो उसका तकलीफ़ बढ़ जाता है। उसके बाद है उसके बाद कुछ सिम्टम्स जो है वो आपके फिज़िकल कंप्लेन में आते हैं, लेकिन मैं इस चूँकि मेंटल एस्पेक्ट को क्लियर कर रही हूँ, तो मेंटल एस्पेक्ट में एक डेल्यूजन्स भी है कुछ पल्सेटिला का, जो आपको जानना ज़रूरी है। तो डेल्यूजन में है र्यून्ड विल बी मतलब कि बर्बाद हो जाना। तो उसे ये डेल्यूजन होता है कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हो चुका नहीं है, हो जाएगा। र्यून्ड विल बी ये इमोशनल लेवल पर भी हो सकता है और मटेरियलिस्टिक लेवल पर भी हो सकता है, यानी कि कोई सामान का भी लॉस हो सकता है। या इमोशनल लेवल पर भी उसे ऐसा लग सकता है कि कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरा जो मान सम्मान है वो बर्बाद हो जाएगा, मेरा जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो डेल्यूज़न है ये पेशेंट में रह सकता है। अगर ऐसा है तो आप पल्सेटिला के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट डेल्यूज़न की बात अगर मैं करूं तो डेल्यूज़न बीइंग एलोन, उसे ऐसा डेल्यूज़न होता है कि मैं अकेली हूं। तो ये जो डेल्यूज़न है ये मेरा एक पेशेंट भी था, मेल पेशेंट, जो उसे ऐसा लगता था, वो हर अपनी गर्लफ्रेंड को जाके ये बोलता था कि जबकि उसके फैमिली में सब कुछ है, सब कोई है कहने का मतलब, और सारे लोग उसको केयर भी करते हैं, लेकिन उसे ये डेल्यूज़न था कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। और ये जो डेल्यूज़न है ये मुझे कैसे पकड़ में आया, वो एक्चुअली मास्टरबेशन का शिकार था वो, और मास्टरबेशन के लिए वो मेरे पास आया था। लेकिन कहने का मतलब है कि बहुत खंगालने के बाद पता चला कि उसकी जो बहुत सारी जो गर्लफ्रेंड थी, वो सारी गर्लफ्रेंड को एक ही बात बोलता था कि मैं अकेला हूँ। और ये सिंपैथी जो उसे चाहिए था, ये सिंपैथी गेन करने के लिए हर किसी को ऐसा बोलता था कि मैं अकेला हूँ, ताकि गर्लफ्रेंड से उसको ये सहानुभूति मिले और वो फिर अपना काम निकाले। तो हर गर्लफ्रेंड क्या होती थी कि उसके बातों में आ जाती थी कि भाई बेचारा अकेला है तो उसे प्यार मोहब्बत देती होगी। तो ये जो सिंपैथी गेनिंग का जो एक टेंडेंसी होता है ये पल्सेटिला में होता है। चलिए, और डेल्यूजन्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें पेशेंट जो है उसमें रहता है डेल्यूजन हॉट एटमॉस्फेयर। यानी कि हॉट एटमॉस्फेयर क्या होता है, अगर फिज़िकल लेवल पे बात की जाए तो आप समझ सकते हैं कि गर्म वातावरण, ठीक है। गर्म वातावरण में उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, ये तो हम भी जानते हैं कि पल्सेटिला का गर्म वातावरण में उसको खुली हवा चाहिए, ओपन एयर डिज़ायर होता है। लेकिन ये जो सिम्टम है ये मेंटल लेवल पे लिखा हुआ है, मेंटल वाले चैप्टर में लिखा हुआ है, माइंड वाले चैप्टर में लिखा हुआ है, तो कुछ तो उसका मतलब होगा। तो हॉट एटमॉस्फेयर का मतलब होता है जहाँ आप समझते हो जहाँ पे वार्तालाप बहुत ज़्यादा मतलब कि तेज़ हो रहा हो, बहस हो रही हो, जहाँ पे उसको बोलते हैं ना गर्म हो गया, वातावरण गर्म हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे बहुत वार्तालाप हो रहा है और उसके सोच के हिसाब से नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि माहौल बिल्कुल गर्म हो गया है, वैसे माहौल में पल्सेटिला बिल्कुल रहना नहीं चाहती है। और उसे ऐसा लगता है कि घर का जो वातावरण है वो ये डेल्यूजन है उसका, उसे ऐसा लगता है कि घर का वातावरण उसके लायक नहीं है, हॉट एटमॉस्फेयर है जिसमें उसका दम घुटता है और वो बाहर जाके दूसरे से इंटेंगल होना चाहती है या चाहता है और अपना सिंपैथी गेन करना चाहता है। तो ये जो सिम्टम है ये पेशेंट में आपको मिलेगा। पेशेंट ये बोल सकता है कि मुझे घर का वातावरण अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे घर का वातावरण गर्म बना हुआ है, हमेशा मुझे अच्छा फील नहीं होता है घर के अंदर। तो आप सीपिया नहीं सोचिएगा, आप पल्सेटिला के बारे में भी सोच सकते हैं। कुछ और जगह भी पल्सेटिला को देखा गया है रूब्रिक्स के तौर पर, और मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका इस्तेमाल भी किया है, जहाँ पे है अवेक नाइट, ही हैज़ बीन अवेक ऑल नाइट।
कहने का मतलब है कि पेशेंट को ऐसा डेल्यूजन होता है कि वो रात भर जगा हुआ था और उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आई, लेकिन ऐसा नहीं है। पेशेंट सोया है, एकदम खर्राटा मार के सोया है। मेरे पास एक पेशेंट था जो मेरे घर में मैंने उसे रखा था, वो मेंटल एस्पेक्ट का ही पेशेंट था। उसको मैंने 1 वीक के लिए घर पे रख के ट्रीटमेंट देने का सोचा था और वो रहा भी था। उसमें क्या हुआ था कि पेशेंट को बहुत घबराहट, बेचैनी होती थी और उसे ऐसा लगता था कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वो घर से बाहर भाग जाता था। ये जो प्रॉब्लम है ये ऐसा इसीलिए था, कोई भी लंग की एबनॉर्मलिटी उसकी नहीं थी, हार्ट का कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं था, लेकिन ये जो डेल्यूज़न है ये कंटिन्यूअस उसको बहुत परेशान कर रहा था। और ये जो डेल्यूज़न है ये साथ में था जिसमें पेशेंट बोलता था कि रात भर मैं डॉक्टर साहब जगा रहता हूँ, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती है। तो जब तक वो अपने घर पर था तो उसके इस सिम्टम देने से तो मुझे ऐसा लगा कि वो बंदा सही बोल रहा है और मैंने इस सिम्टम को लिख लिया, इंसोमेनिया करके लिख लिया कि उसे नींद नहीं आती है, वो जगा रहता है रात भर। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जब मैंने उसे रख के ट्रीटमेंट किया तो पता चला कि पेशेंट तो यहाँ खर्राटा मार के सो रहा है। तो ये जो मैंने उसके वाइफ से भी पूछा तो वाइफ ने बताया कि हाँ, कभी कभार उठ जाता है, परेशान होता है, एंग्जाइटी उसे होती है और बेचैनी घबराहट में उठ जाता है, लेकिन कितनी देर सोता है, कितनी देर जगा रहता है, एग्जैक्ट उसकी वाइफ ने भी मुझे नहीं बताया। लेकिन मेरे पास वीडियो है, उस वीडियो को मैंने उस पेशेंट को दिखाया भी और मैंने बताया कि देखिए आप कितने अच्छे से सोते हैं। अगर 4-5 घंटा भी आप अगर अच्छे से नींद, साउंड स्लीप ले लेते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो आप क्यों घबरा रहे हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ये जो डिल्यूज़न है, ये डिल्यूज़न साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि पेशेंट अवेक नाइट, ही हैज़ बीन अवेक ऑल नाइट। उसे ऐसा डिल्यूज़न होता है कि वो रात भर जगा हुआ है और ये पल्सेटिला का खास सिम्टम है। तो अगर ये सिम्टम आपके पेशेंट में मिलता है तो आप पल्सेटिला के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं। चलिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम आप लोग को बताती हूँ, जो सिम्टम आपको मिलेगा। मेरी एक पेशेंट नेपाल की थी और ये पेशेंट कहती थी कि मैडम मैं, और उसका एज 32-33 था, और वो लेडी पेशेंट कहती थी कि मैडम मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। और उसका कारण क्या था पता नहीं, क्योंकि उसके फैमिली में उसकी दीदी थी जिसका डिवोर्स हुआ था। एक वही कारण समझ में आता है जिसको वो पकड़ के और सबको बार्गेनिंग करती थी, और कहने का मतलब है कि वो कहती थी कि मैं शादी बिल्कुल नहीं करूँगी। और जब मैंने पूछा कि भाई क्यों नहीं करोगी, इसका कोई तो कारण होगा, तो उसने बताया कि मैडम मुझे बिल्कुल किसी पर विश्वास नहीं है, मैं शादी करूँगी किससे करूँगी जब मुझे किसी भी आदमी के ऊपर विश्वास नहीं होता है। तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारे दोस्त तो बहुत सारे हैं और वैसे भी नेपाल का जो एक कल्चर होता है उसमें दोस्ती बहुत जल्दी किसी से किसी को हो जाता है, ऐसा मेरा सोचना है, मैंने देखा भी है। तो मैंने कहा कि वैसा माहौल में तुम रहती हो फिर भी तुम्हें अभी तक कोई फ्रेंड नहीं बना तुम्हारा, ऐसा कैसे संभव है। तो नहीं मैम, मेरा तो जितना भी फ्रेंड सर्किल है उसमें बॉयज़ ही ज़्यादा हैं। तो मैंने कहा तब शादी करने में क्या प्रॉब्लम है। तो नहीं मैडम मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ और मुझे किसी भी आदमी से बहुत नफ़रत है, बात मैं कर लेती हूँ लेकिन मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है आदमी। अब देखिए ये जो सिम्टम है इसका रूब्रिक अगर देखा जाए तो यहाँ पर है मैरिज में आप जब जाइएगा तो मैरिज एवर्सन, मैरिज में आपको पल्सेटिला नज़र आएगा। सेकेंडली एवर्सन टू मैन एंड फीमेल, मैन को फीमेल से है, फीमेल को मैन से है, तो इसमें भी पल्सेटिला है। कहने का मतलब है पल्सेटिला सिर्फ माइल्ड एंड यील्डिंग नहीं है, उसे नफ़रत भी है वैसे ही, तो उसे एवर्सन है, मैन से एवर्सन है, अगर मैन है तो उसे वुमेन से एवर्सन है। तो अगर ये सिम्टम मिलता है तो आप पल्सेटिला के बारे में एक बार ज़रूर सोचिए। हेट्रेड टू वुमेन, यानी कि औरतों से बिल्कुल हेट करता है वो आदमी, ऐसा भी पेशेंट आपको मिल सकता है। सस्पिशियस में भी ये है जिसमें रूब्रिक कहता है सस्पिशियस एनिमी कॉन्सिडरिंग एवरीबडी हिज, कहने का मतलब कॉन्सिडरिंग एवरीबडी हिज एनिमी, उससे ऐसा सस्पिशियसनेस है, ऐसा उसको किसी सस्पिशियस मतलब होता है कि
शंका करना, तो ऐसा शंका रहता है कि उसको ऐसा लगता है कि हर कोई आदमी जिससे वो प्यार करता है उसको छोड़कर हर कोई आदमी उसका दुश्मन है। तो ये जो फीलिंग है ये पल्सेटिला में रहता है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स जो है, इनमें से कोई भी सिम्टम अगर आपके पेशेंट में मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही सिम्टम हो, ऐसा भी नहीं है, कोई भी सिम्टम, ये सारे सिम्टम जो है ये कीवर्ड सिम्टम है। कहने का मतलब है ये सारे सिम्टम पल्सेटिला के खास सिम्टम है, उसके कैरेक्टर को शो करते हैं। ये सिम्टम ऐसे नहीं है कि मैंने सिर्फ पल्सेटिला उसमें है तो आपको बता दिया। ये सिम्टम मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये पल्सेटिला को डिनोट करते हैं, ये पल्सेटिला के बारे में आपको बताते हैं कि इस तरह का पल्सेटिला का पेशेंट होता है। देखिए, लंबा वीडियो समझ के घबराइएगा नहीं, वीडियो को पूरा देखने की समझने की कोशिश करिएगा, तभी आप किसी मेडिसिन को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम किसी पेशेंट से रूबरू होते हैं तो हमारे सामने बहुत सारा सिम्टम मिलता है, उसका हम रूब्रिक बनाते हैं, लेकिन रूब्रिक बनाने के बाद बहुत सारा मेडिसिन हमारे सामने आ जाता है। जैसे मान लेते हैं कि 5 या 6 रिपर्टराइजेशन आप जब किए तो 5-6 मेडिसिन या 10 मेडिसिन आपके सामने आ गई। अब उस 10 मेडिसिन में जब आपको सिंगल मेडिसिन देनी है तो आप क्या करेंगे? वैसे कंडीशन में ही ये जो नॉलेज है मैटेरिया मेडिका का, ये आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि आप समझे हुए हैं कि पल्सेटिला कैसी होती है। तो आप जब देखिएगा कि हमारे पास जो पेशेंट है वो किस नेचर का है, अगर ये पेशेंट पल्सेटिला का है तो पल्सेटिला हम देंगे। अगर हम देखेंगे सारे मेडिसिन को हमने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है उसका नेचर, सिम्टम्स कभी भी याद नहीं हो सकता है। आप कितना सिम्टम याद करिएगा, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, लेकिन पर्सनैलिटी तो याद रहता है ना, कि हाँ भाई मेरा वो फ्रेंड था वो मोटा था, वो फ्रेंड था वो पतला था, वो जो था वो बहुत खड़ूस था, वो बहुत अच्छा दयालु था, ये तो कैरेक्टर याद रहता है ना। तो पल्सेटिला जो है, ये पल्सेटिला की जो लेडी है ये कैसे होगी ये तो हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो कहने का मतलब है कि जब आप पल्सेटिला का ये नेचर समझ जाएंगे तो आप किसी भी सिम्टम के साथ इसको आप अटैच करके मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये जो गुण है ये इसको अपने पास रखना चाहिए, बाकी सबको आप छोड़ दीजिए, बाकी आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद ही जब आप रिपर्टराइज कीजिएगा तो आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। तो सिम्टम्स याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, इस वादे के साथ में कि पल्सेटिला को अच्छे से समझाने में मैं अपनी कोई कसर छोड़ूंगी नहीं। जो भी मुझे जानकारी है पल्सेटिला से रिलेटेड वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो एक और ख़ास बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये पूरा जो वीडियो है, ये वीडियो या और भी जो इसका पार्ट है, आप उसको अगर जैसे अभी मेरा ब्रॉडकास्ट हुआ, अभी तो आप नहीं देख पाएंगे, हो सकता है आप बिज़ी हो, तो आप इसको क्या करिए कि शेयर कर सकते हैं या फिर आप इसको सेव करके रख सकते हैं। क्योंकि मुझे भी कभी किसी फिजिशियन का अगर सुनना रहता है लेक्चर, मैं उस टाइम में नहीं सुन सकती हूँ, तो उसको क्या करती हूँ कि शेयर कर देती हूँ। उसके बाद क्या होता है कि या तो सेव कर देती हूँ और बाद में जब भी मेरे पास टाइम मिलता है मैं उसको सुन लेती हूँ। तो ये काम आप कर सकते हैं और मैं चाहूँगी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। ओके, तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी हैप्पी, हेल्दी एंड स्माइलिंग ऑलवेज, एंड बिलीव इन होम्योपैथी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।